योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। नमः सभाय। अद्यहम् आयुर्वेदियाम् आहारविधिम् अधिकृत्य मम शोधपत्रं प्रस्तौमि। यह जो आहार विद्या है यह हम सभी के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता में भी श्री कृष्ण कहते हैं अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्याद् अन्न संभवः। तो जितने भी हमको चराचर प्राणी देखने को मिलते हैं उन सब की स्थिति, उनकी सत्ता, उनके जीवन का कारण आहार है और इसीलिए ही संभवत हम आहार को आहार कहते हैं। आहार शब्द की निष्पत्ति ये हमको देखने को मिलती है आ उपसर्ग पूर्वक घय प्रत्यय और ह्रेय धातु है। हालांकि ह्रेय धातु का अर्थ चुराना होता है, लेकिन उपसर्ग के बल से हम उसका देखते हैं कि यहाँ पर अन्न अर्थ में, जिससे कि हमारे शरीर को पोषण मिलता हो या जिसका हम आहरण करते हैं मुख के माध्यम से, उसको हम आहार कहते हैं। और जब भी हम किसी विज्ञान के मूल की, ज्ञान के मूल की चर्चा करते हैं तो भारत भूमि वहाँ पर आद्य रूप से प्रतिष्ठित दिखाई देती है। तो जो हमारी भारतीय भोजन पद्धति है, एक बार हम उसकी ओर दृष्टिपात करते हैं। देखिए, भोजन थाली भरी हुई है, ठीक है, और आसन पर बैठकर भोजन किया जा रहा है और भोजन परोसने वाली के चेहरे पर भी प्रेम है और भोजन करने वाले के चेहरे पर भी प्रसन्नता है। और हाँ, यही भोजन का लक्षण है, यही आहार का लक्षण है कि जो हमारे तन और मन दोनों को पुष्ट करता हो, उसको हम भोजन कहते हैं, उसको हम आहार कहते हैं। तो भोजन का मुख्य प्रयोजन है शरीर का पोषण। आचार्य चरक कहते हैं कि हमारे शरीर के 3 प्रमुख उपस्तंभ है। उपस्तंभ वे स्तंभ होते हैं जो मुख्य स्तंभों की रक्षा करते हैं। तो हमारे शरीर के स्तंभ है, धातु है, त्रिदोष है। ये धातु और त्रिदोष तभी ही स्थापित रह सकते हैं जब हमारी नींद पर्याप्त रूप से, सम्यक रूप से हो। ऐसा नहीं कि हम कुंभकर्ण की तरह सोते रहें 10 घंटे, ऐसा भी ना हो कि हम 2 घंटे सोएं। जितनी हमारे शरीर के लिए निद्रा आवश्यक है उतनी हम लोग निद्रा को लें। उसके अलावा हम उचित मात्रा में भोजन करें। और तीसरा, ब्रह्मचर्य का यदि हम आयुर्वेदीय दृष्टिकोण से विश्लेषण करें तो उसका तात्पर्य है कि हमारे जो दिनचर्या बताई गई है वह दिनचर्या ही ब्रह्मचर्या है। यदि ये हमारी तीनों संतुलित और व्यवस्थित हैं तो हम जो है उत्तम स्वास्थ्य लाभ को प्राप्त करते हैं। अब उचित भोजन के क्या क्या प्रभाव होते हैं। दृष्टि प्रसादो वचन प्रसिद्धि स्वरस्य गांभीर्यम अदैन्यमूर्जाः, कि यहाँ पर हमें जो है दृष्टि की निर्मलता प्राप्त होती है, यानी हमारी दृष्टि का तेज भी बढ़ता है, दृष्टि में मलिनता नहीं होती है और हम किसी को अच्छी तरह से देखें, ये भाव भी हमें आहार से प्राप्त होता है। इसके अलावा हमारे वचनों के अंदर हमारी जो बोलने की क्षमता है उसके अंदर गांभीर्य आता है और उसमें हम सम्यक रूप से किस प्रकार बोलें, ये शक्ति भी हमको आहार के माध्यम से प्राप्त होती है। और अदीनता का भाव, एक हमारा जो व्यक्तित्व है वह आहार के प्रभाव से तेजोमय बनता है। तो ये आहार के
प्रभाव हैं, तो ये देखिए प्राचीन काल में उचित आहार का प्रभाव पाकर के हमने यहाँ पर पुरुषों के रूप में जो भगवान की जो हम संकल्पना करते हैं वो आहार के प्रभाव से ही हमको प्राप्त होती है। देखिए इनकी दृष्टि में प्रसन्नता है, चेहरे पर निर्मलता है दृष्टि में, और ओज हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। ये सम्यक आहार के लाभ है कि कांति, बल, स्मृति, मेधा, वय और तन मन की प्रसन्नता, सत्व स्थिति, मन की उत्तम स्थिति, ये सभी हमको आहार से प्राप्त होते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात कि हमको आहार कब करना चाहिए, है ना। तो आयुर्वेदीय पद्धति ये निर्देश करती है कि जब हमको भूख लगे तब हमको आहार करना चाहिए, और यदि भूख और प्यास दोनों लगी हो तो पहले क्या करें, ये भी प्रश्न होता है। तो सबसे पहले हम प्यास का शमन करें, और दोनों अगर साथ लगा हो तो, और उसके बाद एक सूत्र और देते हैं कि जीर्णे अश्नीयात, जब पहले खाया हुआ भोजन हमारा पूर्ण रूप से पच जाए उसके बाद हमको द्वितीय भोजन आरंभ करना चाहिए। यह नहीं कि पूरा दिन हमारा मुंह कुछ न कुछ चलता रहे, क्योंकि चाहे आध्यात्मिक शास्त्र ले लीजिए, चाहे आयुर्वेदीय शास्त्र ले लीजिए, द्विकाल भोजन का ही विधान है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रहे कि जब तक हमारा भुक्त अन्न पूरी तरह से पच नहीं जाता, हमें दूसरे अन्न का सेवन नहीं करना है, और जब पूर्व अन्न जीर्ण हो जाता है तभी हमें भूख लगती है। अच्छा, आहार विधि के दोष कि हम भोजन करते समय क्या क्या गलतियां करते हैं। प्रतांत भोजनम, बार बार कुछ न कुछ खाते रहना, ये हमारी पाचन क्षमता को प्रभावित करता है, इसलिए ये आहार विधि का दोष माना गया है। तोयाति ग्रहणम, खाते समय बहुत अधिक कुछ न कुछ लिक्विड, कुछ न कुछ तरल पदार्थ का सेवन करते रहना, ये भी आहार विधि का दोष है। महाशनम, बहुत ज़्यादा ठूस ठूस के खाना, जब तक कि हमारा वो उद्गार न हो जाए तब तक ठूस ठूस के खाना, ये हमारी भोजन विधि का दोष है। विरुद्ध भोजनम सबसे महत्वपूर्ण है, जो कि आजकल हम करते हैं। जो भोजन हमारे शरीर में जाकर विष की स्थिति को उत्पन्न करे, ऐसे भोजन का सेवन, जो विपरीत गुण वाले पदार्थ है, जैसे दही और दूध को मिक्स कर दिया, दाल और दूध को मिक्स कर दिया, तो ये जो मिश्रित भोजन जो हम करते हैं, या आजकल का जो फास्ट फूड है, ये बहुत कुछ विरुद्ध भोजन का लक्षण है, और यह हमारे शरीर में जाकर विषाक्तता को उत्पन्न करता है। जब हम सुनते हैं कि फला मनुष्य को कैंसर हो गया, उसको यह बीमारी, असाध्य बीमारी हो गई, तो एकदम से नहीं होती है। धीरे धीरे हमारे शरीर में जब विष बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है हमारे भोजन करने के दोष के कारण, तब वह जाकर असाध्य बीमारियों के रूप में प्रकट होता है। और सबसे जो हम त्रुटि अक्सर करते हैं, अध्यशन। एक बार हमने खा लिया, फिर हमारे पास फिर कोई अच्छी चीज़ आई, चलो थोड़ा तो खा ही लेते हैं, फिर कुछ आया, चलो थोड़ा तो खा ही लेते हैं। तो ये जो अधिअशन, जो बार बार खाते रहने की परंपरा है, यह परंपरा भी हमारी आहार विधि को दूषित करती है, क्योंकि 6 घंटे में हमारा पाचन होता है। उसके बीच में हम जो कुछ भी खाते हैं वो जैसी अवस्था में होता है, हमारा जो आमाशय है वो उसको स्थानांतरित कर देता है आंत की ओर, और वह अपक्व होने की दशा में हमारी आंतों की समस्या को उत्पन्न करता है। इसलिए हम हो सके तो बार बार खाने से बचें, अपने मन का हम निग्रह करें। देखिए, ये एक ऐसा व्यक्तित्व है जो असम्यक आहार करने का परिणाम है, और इसके भोजन करने की विधि भी अभारतीय है, भोजन भी अभारतीय है, खाने का तरीका भी अभारतीय है, और इसलिए इसके दुष्प्रभाव इसके शरीर पर दिखाई दे रहे। ये देखिए, ये विरुद्ध आहार, सब कुछ, ये आहार विधि दूषित आहार विधि है, और इसके चेहरे पर
और ये जो भी खाने का ये तरीका सबसे ज़्यादा मैं ही खा जाऊँ, तेन त्यक्तेन भुंजीता, ये हमारी संस्कृति का आदर्श रहा है, वो आदर्श हमने विस्मृत कर दिया। तो सम्यक आहार विधि तन मना भुंजीतः, कि हम जो है भोजन को बड़े ध्यान से खाएं। यदि हम रायता खा रहे हैं तो रायते में हमारा ध्यान हो, मिष्ठान खा रहे हैं तो मिष्ठान में हमारा ध्यान हो, बिना बोले। आयुर्वेदीय शास्त्र कहते हैं कि बिना बोले, बिना हंसे, बिना चिंता किए हम केवल भोजन में ध्यान लगाकर भोजन को करें। और अब सबसे महत्वपूर्ण बात कि हमारे पास में आहार की बहुत सारी सामग्री प्रस्तुत होती है, तो उसमें कौन सी चीज़ को पहले खाना चाहिए। तो स्निग्धम च पूर्वम मधुरम च भोज्यम मध्ये द्रवम शीतमथो विचित्रम तीक्ष्णोष्ण रुक्षाणि लघूनि पश्चात भोज्यानुपूर्वी खलु सात्म्यश्च, कि सबसे पहले आप स्निग्ध और मधुर रस का सेवन करें, उसके बाद बीच में जो विविध तरह के रस हैं उनका सेवन करें, लास्ट के अंदर हमको तीक्ष्ण, उष्ण और रूक्ष जो द्रव्य हैं उनका सेवन करना चाहिए। इसलिए हमारी परंपरा में हम भोजन के बाद में गुड़ का सेवन करते हैं, क्योंकि गुड़ तीक्ष्ण भी है, उष्ण भी है और रूक्ष भी है। ये देखो रस और द्रव्यों का क्या अंतर संबंध है कि कौन से रस का उत्पन्न कौन से महाभूत से होता है, वो किस दोष को बढ़ाते हैं, किस दोष का शमन करते हैं। इसलिए हमारे यहाँ पर हर प्रांत की अपनी अलग भोजन विधि है। राजस्थान का भोजन अलग है, गुजरात का भोजन अलग है, कश्मीर का भोजन अलग है, दक्षिण भारत का भोजन अलग है। तो वो वहाँ की ऋतुचर्या को ध्यान में रखकर निर्धारित किया गया है। तो हमें जो हमारी भोजनचर्या है उसके प्रति आदर भाव रखते हुए भोजन करना चाहिए। इसलिए चरक कहते हैं सर्व रस भोजनाभ्यासी स्यात्, कि हमें सारे रसों को मिलाकर भोजन करना चाहिए। जैसे आपको पता है कि षड रस होते हैं, मधुर, अम्ल, लवण, कटु, कषाय, तिक्त। तो सारे रसों को मिश्रित करके हमको भोजन करना चाहिए। और हम बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हम भारत भूमि में उत्पन्न हुए हैं और हमारे यहाँ पे विविध प्रकार के, अगणित प्रकार के भोज्य पदार्थ हैं जिसको हम रसोई कहते हैं। वस्तुतः वह हमारी रसायनशाला है और वह रसायन हमारे शरीर को पुष्ट करता है, स्वस्थ बनाता है। तो जो षड रस हैं इनमें से हम देख लेते हैं कि आम जो है वो मधुर रस प्रधान है, ये चिंचा यानी इमली अम्ल रस प्रधान है, ये लवण रस, ये कटु रस, मिर्ची यह कटु रस वाली, इसको हम इसमें जो खाने पे जो हमको टेस्ट आता है, जो हमको स्वाद आता है वह कटु रस है। उसके बाद में तिक्त रस, ये जितने भी कड़वे पदार्थ होते हैं, कड़वे द्रव्य होते हैं, ये तिक्त रस प्रधान होते हैं। और प्रत्येक द्रव्य के अंदर एक गुण होता है दोषों के शमन और उनकी चिकित्सा का, और यह है कषाय रस प्रधान। जितनी भी दालें और मटर होती है वह कषाय रस प्रधान है। तो इनके करने का एक क्रम है, जो ये क्रम दिया हुआ है मधुर, अम्ल, लवण, कटु, कषाय, तिक्त। इसी श्रृंखला में हमको अपने भोजन का ग्रहण करना चाहिए। और जो विविध प्रकार के द्रव्य है, तो जो मधुर रस है वो हमारे शरीर को क्लीन करता है। हमारे शरीर के अंदर जो भी सरसता होती है वह मधुर रस के सेवन से होती है। लवण छेदन का काम करता है, अन्न के पाचन का काम करता है। क्षार पाचन उसको और भी अधिक जो है संस्कृत करता है। मधु शरीर को पुष्ट करता है। घी वह हमारे शरीर को स्निग्ध करता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि हमको दुग्ध का रोज सेवन करना चाहिए। गो दुग्ध नित्य सेवनीय द्रव्य कहा गया है, क्योंकि वह हमारे शरीर को जीवित रखने में यानी बल प्रदान करने में सर्वश्रेष्ठ कहा गया है। और देखिए, सुरा जर्जरी करोति, जो मद्य सेवन है वो हमारे शरीर को जर्जर कर देता है, इसलिए मद्य का सेवन हमको कभी नहीं करना चाहिए। तो ये विविध प्रकार के जो भोज्य पदार्थ हैं उनको खाने पर शरीर में क्या प्रभाव पड़ता है उसकी गणना हमारे चिकित्सा वैज्ञानिकों ने जो है सहस्त्रों वर्ष पूर्व ही कर दी थी।
तो जो आहार है वो अच्छी तरह से यदि हम प्रयोग में लाते हैं तो सभी इंद्रियों को प्रसन्न करता है, स्मृति, बल, ऊर्जा उन सबको बढ़ाता है, शरीर में वर्ण यानी शरीर के रंग को सुधारता है और शरीर में कांति को प्रदान करता है। तो ये जो नित्य सेवनीय द्रव्य है उसका भी चर्चा करिए, क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा, एक एक द्रव्य को यदि हम लेकर करेंगे तो आप बाकी आप थोड़ा सा श्रम कीजिएगा, मेरा शोध पत्र पूरा पढ़िएगा। और यह सभी को नमस्ते मेरा, क्योंकि यदि हमें स्वस्थ रहना है तो उसके लिए एक बहुत अच्छा श्लोक है, वो हमको हमेशा याद ही करना चाहिए। और वह श्लोक है, नरो हिताहार विहार सेवी समीक्ष्यकारी विषयेष्वसक्तः दाता समः सत्यपरः क्षमावान आप्तोपसेवी च भवत्यरोगः। तो हमें सम्यक आहार विधि का ज्ञान हो, इसके लिए हम क्या करें? इसके लिए हम ये करें कि हमारे घर में जो भी वृद्ध जन हैं, हम नित्य प्रति आधा घंटा उनके पास ज़रूर बैठें और वो हमको जो सिखाने का प्रयास करते हैं उसको हम सीखें, न कि उनका उपहास करें। धन्यवाद। हाँ जी सर। जी सर। कि आजकल एक जो नई पद्धति चल रही है कच्चा खाने की, सुबह 6 घंटे 5 घंटे पानी नहीं पीने की और इसके बाद में कच्चा खाने की, वो कहाँ तक, कहीं जहाँ तक मैंने भी पढ़ा है कहीं आयुर्वेद में नहीं है। ये कहाँ है? देखिए, जल पीने के लिए भी बहुत सारे नियम, हम YouTube वीडियो भी देखते हैं कि तब पानी पीना चाहिए, लेकिन आयुर्वेदीय शास्त्र के अनुसार जब भी आपको प्यास लगे तब आप पानी पीजिए। एक बार में आप 3 घूंट पानी पीजिए और कवल विधि का प्रयोग करते हुए पानी कीजिए, कुल्ला करते हुए उस पानी को पीजिए। ऐसा नहीं कि प्यास लगी है लेकिन चूंकि अभी इतना घंटा नहीं हुआ है तो मैं नहीं करूँगा, तो ऐसा नहीं, जब भी आपको प्यास लगे आप पानी पीजिए, ठीक है। और कच्चा धान जो लेने का विधान है वो चिकित्सा शास्त्रों में कहीं कहा नहीं गया है, लेकिन अभी जो है काल का व्यतिक्रम हो गया है, तो हमारी बहुत सी ज़रूरतें जो है वो पूरी नहीं हो पाती और शरीर में बहुत सारे रोग हो जाते हैं। और हम जाते हैं मॉडर्न डॉक्टर्स के पास में, तो वो कहते हैं आपके शरीर में प्रोटीन कम है, कार्बोहाइड्रेट कम है, तो आप ऐसी चीज़ों का सेवन कीजिए जिससे कि आपका ये बढ़े। लेकिन हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि प्रत्येक मनुष्य की प्रकृति अलग अलग होती है, या तो वो वात प्रधान होता है या पित्त प्रधान होता है या कफ प्रधान होता है। तो इसके लिए आप अवश्य अपने आयुर्वेदीय चिकित्सक से संपर्क करें और यदि वो आपको सलाह देते हैं तो आप उनका सेवन कीजिए, क्योंकि वातिक प्रकृति वाले को क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए इसका निर्देश है, कफ प्रकृति वाले को क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए उसका निर्देश है, और पित्त प्रकृति वाले को क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए उसका भी निर्देश है। हम लोग सभी के भाई हाँ स्प्राउट हमको खाने चाहिए और हम उसका बिना सोचे समझे सेवन करते हैं, लेकिन वो हमारी प्रकृति के लिए अनुकूल है या नहीं है। इसलिए मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि आप ज़रूर आयुर्वेदीय चिकित्सक से परामर्श लीजिए। हम ये परामर्श मॉडर्न चिकित्सक से लेते हैं जो इन किसी भी सिद्धांतों में विश्वास नहीं रखते हैं, तो इसलिए हमें उनके परामर्श से ही कि आपकी पहले आप अपना प्रकृति परीक्षण करवाइए कि आपकी प्रकृति आखिर है क्या, आपके शरीर को आखिर आवश्यकता है क्या, और उसके अनुसार ही आप अपना भोजन कीजिए। और ये जो हमारी युवा पीढ़ी बैठी है उनसे मेरा एक विनम्र अनुरोध है कि जितना हो सके आप अपनी जीवा लौल्यम को नियंत्रित कीजिए, क्योंकि हम भारत भूमि में उत्पन्न जन हैं और हमने संयम और अनुशासन से विश्व पर जय पाया है। और आज हम इतने पराजित हो गए हैं कि आज हम अपनी इतनी इंची जीभ से पराजित हो गए हैं और हमने अपने पेट को कूड़ेदान बना दिया है। जब हम अपनी गाड़ी के अंदर कैरोसिन नहीं डालते हैं, उत्तम कोटि का पेट्रोल डालते हैं, तो जो हमारा शरीर है उसमें हम अगड़म शगड़म क्यों डालें। तो मेरा विनम्र अनुरोध, क्योंकि हम ही भारत को आगे ले जाएंगे और तभी ले जा पाएंगे जब हमारा तन और मन दोनों स्वस्थ हो। और हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी कोई भी आक्रमण हुआ है तो उन्होंने सबसे पहले हमारी भोजन विधि को दूषित करने का प्रयास किया है, क्योंकि आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि
तत्र ध्रुवा स्मृति, छांदोग्य उपनिषद कहता है जैसा हम भोजन करते हैं वैसा ही हमारा मन होता है, हमारी बुद्धि होती है। तो युवा पीढ़ी से विनम्र अनुरोध है कि कृपया जो जहरीली चीज़ें हैं, मैं तो उनको भोजन भी नहीं कहूँगी, आपके पिज्ज़ा बर्गर को भोजन भी नहीं कहूँगी, वो जहरीली चीज़ें हैं, इस जहर का सेवन बंद कीजिए, ठीक है। और आपने मुझे बहुत ध्यान से सुना, धैर्य से सुना, इसके लिए हाँ जी। हाँ, भोजनांते विषम वारी, ये भोजनांते विषम वारी उस परिप्रेक्ष्य में कहा गया है कि जैसे ही आपने भोजन किया और आप जो है डबाडब 2 गिलास पानी पी गए, ये उसके लिए है, क्योंकि हमारे यहाँ पे झूठे मुंह जाने का तो निषेध है। कहीं पे भी यदि आपने कुछ खाया है तो उसके बाद आप अपना गले को तर कीजिए, कुल्ला कीजिए और उसके बाद आप बाहर जाइए, क्योंकि हम देखते हैं कि जो इंद्र ने जो है बड़े सावधानी से देखा था, उनका नाम मैं भूल रही हूँ, अदिति को देखा था कि ये कहाँ पर भूल करती है, और ऐसा कहा गया है कि उन्होंने जो है एक बार वो झूठी अवस्था में मुंह बाहर निकल गई थी, तब उन्होंने उसके गर्भ पर प्रहार किया और उससे जो है उन दैत्यों का नाश हुआ। तो इसलिए आयुर्वेद प्रक्रिया हो चाहे हमारे धर्मशास्त्र हो, झूठे मुंह बाहर जाने का निषेध करते हैं, लेकिन वो जो वारी को हम क्या भोजन करने के बाद में मुंह जलता है तो हम लगातार 2-3 गिलास पानी पी लेते हैं, तो वो जो है उस वारी का निषेध है, अन्यथा नहीं। इतना 1-2 घूंट, अन्यथा उसका भोजन का सम्यक पाचन कैसे होगा। और भोजन करने के बाद जो हम ठंडा खाते हैं, अगर हम खाते हैं तो उसको भी कृपया बंद कर दीजिए, है ना। ठंडा वैसे हमारे यहाँ पे इतने तरह के व्यंजन चिकित्सा शास्त्रों में मिलते हैं, लेकिन कहीं पे भी उन्होंने आइसक्रीम नहीं बनाई। कई तरह की कांजी बनाई, कई तरह की लस्सी बनाई, कई तरह के मंड बनाए, कई तरह के मिष्ठान बताए, लेकिन आइसक्रीम उन्होंने नहीं बताई। इसका मतलब यदि हम आइसक्रीम का कभी भी सेवन करते हैं, वो करती नुकसान ही है अंततो गत्वा। तो इसलिए हाँ, भोजन के अंत में तक्र का सेवन करना चाहिए, क्योंकि वह भोजन का पाचन बहुत अच्छा करती है। बीच के अंदर अगर घूंट आपको अगर ऐसा लगे कि गले में कुछ फंस रहा है तो आप जल का सेवन कर सकते हैं, बीच में नहीं करें। तक्र का सेवन यदि आपको करना है तो वो भोजन के अंत में ही करें। ये हाँ, और तक्र शक्र के लिए भी दुर्लभ है भाई, हम मनुष्य हैं, हम तक्र पीते हैं। आभार मैडम।